अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस PSC 201 के लेसन नंबर 1 को देखेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलेंगे आपके तमाम वो चीज़ें जो आपके पेपर से, जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, लाइक इकनॉमिक्स आ गया, आपकी जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी चीज़ें होंगी, स्टैट से रिलेटेड भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको कोई भी चीज़ जो है वो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए वो चीज़ें जो है वो अपलोड कर सकूँ। और मैं आपकी इंशाल्लाह जो है मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियो भी बनाऊँगी, और इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपके लिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें शेयर करते रहेंगे। सो इसलिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड व्हाट इज़ इट्स रेलेवेंस, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं और इसकी अहमियत क्या है। ठीक हो गया, हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसको आपने बहुत अच्छे से गौर से डिटेल से सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड व्हाट इज़ इट्स रेलेवेंस, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है और इसकी अहमियत क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँ तो ये है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इसमें ये होता है कि हमारी जो इस दुनिया में जितने भी मुल्क हैं आपस में रिलेशंस कैसे बनाते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। आप ये समझ लें कि इंटरनेशनल रिलेशंस को एक एज अ फील्ड देखें, ठीक है, इसको एक एज अ फील्ड देखें। और इसमें क्या होता है कि जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशंस को जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में हम इसको स्टडी करते हैं, और इसमें ये देखा जाता है कि कंट्रीज़ आपस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, कल्चरल और इसका जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं इनके, उनको जो है ये कैसे हैंडल करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ उनके आपस में जो रिलेशनशिप है, एज अ दोस्ती, कॉपरेशन या कॉन्फ्लिक्ट जो है ये क्यों और कैसे करती है, ठीक है। इसमें जो IR की रेलेवेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो क्या होती है। देखिए इसमें सबसे पहले IR में ये होता है कि पीस और सिक्योरिटी होना जो है वो लाजिम है, यानी अमन और उसकी सेफ्टी के लिए। यानी IR जो है हमें ये गाइड करता है कि कंट्रीज़ आपस में जैसे कि जंग के बजाय जो है वो पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करें, ताकि जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है वो यही जो है रोल प्ले करता है कि पीस और सिक्योरिटी हो तमाम कंट्रीज़ के दरमियान, ठीक है। इसमें जो है वो ट्रेड और इकोनॉमी की बात भी होती है कि जैसे कि कंट्रीज़ के दरमियान जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, सब जो है ये IR का ही हिस्सा है। ये जो है वो हर मुल्क की इकनॉमी को जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, ट्रेड और इकनॉमी जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास ग्लोबल प्रॉब्लम्स होते हैं पूरी दुनिया की, जैसे कि क्लाइमेट चेंज होता है, टेररिज्म वगैरह, ये प्रॉब्लम्स जो है वो एक मुल्क जो है वो अकेला सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए कॉर्पोरेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये सारे जो है इसकी इंपॉर्टेंस में आती हैं। और फॉरेन पॉलिसी होगी, हर कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनाती है बेस्ड ऑन IR, ताकि वो अपने जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकें, ठीक है। और IR के थ्रू जो है वो लोगों के दरमियान कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट भी जो है वो प्रमोट होती है, ये कल्चरल एक्सचेंज में आ जाता है। सो ये जो था इसकी अहमियत और इसकी छोटा सा मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है डेफिनेशंस IR। अच्छा, इसमें मैंने हाईलाइटेड भी किए हुए हैं जो डेफिनेशंस हैं, रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशंस ऑफ IR क्या है, ठीक है, एज अ ब्रॉडर व्यू क्या है, इसका स्टडी ऑफ IR क्या है हमारे पास, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है इंटरनेशनल, जो कि जॉमे बेनथम ने 18th सेंचुरी में इसको यूज़ किया था। ये एज अ क्विज आपने अच्छे से याद करना है कि किसने किया था, जॉमे बेनथम ने, और किस सेंचुरी में किया था, 18th सेंचुरी में किया था, और कौन सा वर्ड था पहला, जो कि इंटरनेशनल वर्ड था, ठीक है। उस वक्त इसका मतलब जो था वो नेशन स्टेट्स के दरमियान जो है वो रिलेशंस को जो है वो ये डिस्क्राइब करता था, ये वर्ड, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशंस आ जाती हैं, ठीक है। इसको भी अपने अच्छे से देखना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशंस मतलब नैरो व्यू जो होता है। IR का लिमिटेड मतलब ये है कि सिर्फ ऑफिशियल रिलेशन स्टडी करना जो एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ करती है, मतलब सिर्फ डिप्लोमेटिक और स्टेट टू स्टेट रिलेशंस जो है वो कवर होते हैं, वो हमारे रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशंस में आ जाती हैं IR के में, ठीक है। लाइक मैं आपको बताऊं, जैसे पाकिस्तान और चाइना की जो गवर्नमेंट्स के दरमियान ऑफिशियल ट्रेड या जो डिफेंस एग्रीमेंट्स है वो सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान है, बाकी कंट्रीज़ के दरमियान में नहीं होते। तो ये रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन होती हैं, यानी हम लिमिटेड बनाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है लिमिटेड जो है वो हम चीज़ें जो है वो उनको फिक्स कर लेते हैं।
इसके बाद हमारे पास ब्रॉडर डेफिनेशंस जो आ जाती है वाइड व्यू में। इस जो है वो ब्रॉडर व्यू का मतलब है कि आईआर सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं होता, यानी इंटरनेशनल, ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, बैन अल-अक़वामी, यानी तमाम कंट्रीज़, तमाम मुल्क, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि जो ब्रॉडर डेफिनेशन बताया जाता है कि आईआर सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं होती, हर तरह का इंटरेक्शन जो अलग सोसाइटीज़ के लोग या इंस्टीट्यूशंस के दरमियान होता है वो आईआर का पार्ट ही है। जैसे हमारे पास एनजीओज़ है, इसमें कल्चरल एक्सचेंज आ जाता है, स्टूडेंट्स एक्सचेंज आ जाता है, बिजनेस कॉपरेशन, ये सब जो है वो इसमें इंक्लूड है। अब मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो है वो यूके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना, या एनजीओज़ का जो है वो फ्लड रिलीफ वर्क वगैरह, यानी जैसे हम हमारे पाकिस्तानी जो बहन भाई हैं वो किसी भी कंट्री में जाके कमाते हैं या किसी भी कंट्री में जाके जो है बिज़नेस करते हैं, किसी कंट्री में जाके स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सारा जो है वो क्या आ जाता है, आईआर में ही आ जाता है, ब्रॉडर व्यू में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्कोप ऑफ आईआर भी आएगा। इसमें जो है इसका जो स्कोप ऑफ आईआर है यानी स्टडी के टॉपिक्स से रिलेटेड होगा कि इस आईआर की स्टडी में जो है ये सब कवर होता है कि जैसे फॉरेन पॉलिसी होगी, पॉलिटिकल प्रोसेस आ गया, यानी कंट्रीज़ के एक्सटर्नल पॉलिसीज़ और उनके ऑब्जेक्टिव्स आ गए, ये सारे जो है वो आपके आ जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड आ गया, सिविल सोसाइटी इंट्रैक्शंस जो है वो हमारे पास इसका स्कोप ऑफ आईआर है, ठीक है। तो इसका सिंपल जो आपका मफ़हूम यही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का यही मतलब होता है कि कंट्रीज़ और सोसाइटीज़ के दरमियान हर तरह के रिलेशंस को जो है वो यहाँ पर स्टडी करना होता है, ठीक है। ये सिर्फ जो है गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं, बल्कि ट्रेड, कल्चर, एनजीओज़ और यानी कि पीपल टू पीपल जो है वो कॉन्टैक्ट्स भी जो है वो इसके अंदर आते हैं, ठीक हो गया जी स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन से हैं। देखिए आपको मैं बताती चलो, इसमें देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस के जो इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है कि आईआर जो है वो सिर्फ कंट्रीज़ के रिलेशन जो है वो नहीं देखता, बल्कि इसमें हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, पॉलिटिक्स होगी, इकनॉमी होगी, सोसाइटी होगी, नेशनल पावर और उसके लिमिट्स वगैरह होगी, फॉरेन पॉलिसीज़ होगी, जो इसके हिस्ट्री का जो इफ़ेक्ट है, वो सब चीज़ें जो है वो इसमें हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस के इंग्रेडिएंट्स में आ जाता है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारे पास नेचर और प्रिंसिपल फोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आईआर ये जो है वो स्टडी करता है कि दुनिया का सिस्टम किस तरह ऑर्गेनाइज है, जैसे कि यूएन हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वगैरह, यानी कि किस तरह जो है ये ऑर्गेनाइज होता है, नेटो वगैरह आ गए, ये सारे इसमें आ जाते हैं। मतलब कंट्रीज़ के दरमियान कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को कौन से इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और आईआर सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी जो है वो स्टडी करता है, यानी कि जैसे मैं आपको बताती चलूँ, जैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, ये सारे हमारे पास इसमें आ जाते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, ठीक है। और हर कंट्री अपनी जो है वो पावर और स्ट्रेंथ जो है वो यूज़ करती है, जैसे मिलिट्री होगी, इकोनॉमी होगी, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह, जारी बात है हर कोई ये एज अ पावर यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। तो आईआर ये जो है हमें शो कराता है कि एक कंट्री की पावर की जो लिमिटेशंस है क्या है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। जैसे यूएसए है, उसका जो न्यूक्लियर पावर है जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके अगेंस्ट चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो जैसे ट्रीटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एनपीटी वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है वो आईआर ये भी जो है बताता है कि कंट्रीज़ अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट करते हैं। इसके लिए जो है वो कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास फॉरेन पॉलिसी होगी, डिप्लोमेसी वगैरह होगी, जैसे पाकिस्तान का CPEC जो है प्रोजेक्ट है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने का जो है ये एक टूल है। तो ये सारे जो है इसका प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट में आ जाता है, ठीक है। इसमें आईआर में जो है ये एक बड़ी पावर्स जो है, जैसे कि हमारे पास यूएसए होगी, चाइना होगी, रशिया होगी, और छोटी लेकिन स्ट्रेटजिक जो है हमारे पास पावर्स जैसे पाकिस्तान, इजराइल वगैरह है, इनकी पॉलिसीज़ का भी जो है वो एनालिसिस होता है। खैर, तो ये क्या रोल प्ले करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ये भी देखना होता है। तो आईआर हमेशा पास्ट इवेंट्स और हिस्ट्री को भी जो है वो कंसीडर करता है, क्योंकि जो चीज़ पहले हुई, जैसे कि वर्ल्ड वार्स, कोल्ड वार हुई हमारे पास, उसका जो इफ़ेक्ट था आज के इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी जो है अभी तक भी जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो वर्सेस है इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ आईआर इज़ वाइडर इन स्कोप दैन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फोकसेस ऑन जो है वो वेरियस स्टाइल्स ऑफ पॉलिटिक्स,
तो देखिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, इसमें सिर्फ पॉलिटिकली एस्पेक्ट्स पर जो है वो इसका फोकस होता है। ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पॉलिटिक्स इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी पॉलिटिक्स के डिफरेंट स्टाइल ज़रूर हैं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ पॉलिटिक्स की चीज़ें होंगी, बाकी इसमें जो है वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। अब इसमें कौन सी डिफरेंट स्टाइल्स हैं पॉलिटिक्स के, वो कौन कौन से, जैसे पॉलिटिक्स ऑफ वियोलेंस है, यानी इसमें वार आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती है, या पावर स्ट्रगल वगैरह आ जाता है, ठीक है। और पॉलिटिक्स ऑफ परसुएशंस जो है, इसमें क्या आ जाता है, निगोटिएशंस आ जाती हैं, हमारे पास डिप्लोमेसी वगैरह आ जाता है, ठीक है। और फिर जो है हमारे पास हायरार्चिकल पॉलिटिक्स होती है, इसमें क्या होता है, पावरफुल स्टेट्स का जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना, ये इसमें आ जाता है। इसके बाद जो है वो प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स आ जाते हैं, जिसमें मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, यानी ग्रुप का जो है वो एक इक्वल रोल होना होता है इसमें, ठीक है। ये सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं, यानी आपने ये याद रखने इनके नाम कौन कौन से हैं, पॉलिटिक्स ऑफ वियोलेंस, पॉलिटिक्स ऑफ परसुएशंस, हायरार्चिकल पॉलिटिक्स और प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स। ये सारे जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो है वो कुछ स्टाइल्स हैं, ठीक है। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो होती है, इसमें जो है वो IR का स्कोप ज़्यादा वाइड होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। यानी IR जो सिर्फ पॉलिटिक्स तक जो है वो लिमिटेड नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। IR जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पास सोशल रिलेशंस भी आते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस भी होते हैं, कल्चरल इंटरेक्शंस भी होते हैं हमारे पास। अब जो सोशल रिलेशंस है, जिसमें हमारे पास जैसे कि NGOs आ गई, पीपल टू पीपल जो हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं, यानी लोगों ने अपने जो बिज़नेस किए हुए होते हैं, यानी इसमें गवर्नमेंट का कोई ऐसा जो है वो हाथ नहीं होता। तो इकोनॉमिक रिलेशंस आ जाते हैं, जिसमें ट्रेड बिजनेस वगैरह आ जाते हैं, कल्चरल इंटरेक्शंस आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एजुकेशन, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ भी जो है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। तो मतलब IR जो है वो ग्लोबल सोसाइटी के जो है वो हर तरह के रिलेशंस को कवर करता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है लीग ऑफ नेशंस। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हैड कॉज 20 मिलियन डेथ्स इन 4 ईयर्स, यानी 4 सालों में 20 मिलियन लोगों की जो है वो डेथ हुई थी फर्स्ट वार में, पहली बार जो वर्ल्ड वार हुई थी, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर देयर वाज अ ग्लोबल जो है वो कंसेंस ऑन द नीड फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड अ फोकस ऑन द नीड फॉर प्रिवेंशन ऑफ वार। देखिए इसमें जो हमें बताया जाता है कि जो वर्ल्ड वार के बाद जो फर्स्ट वार थी वो 1914 में से लेकर 1918 तक थी, ठीक है। याद रखना आपने ये से 1914 से लेकर 1918 तक पहली वार चली थी वर्ल्ड वार की। इसमें जो है वो लगभग 20 मिलियन लोग मर गए थे सिर्फ 4 सालों में। पहली दफ़ा जो है वो दुनिया के जो कंट्रीज़ ने ये सोचा कि हमें जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी मिलकर जो है वो अमन की हिफाजत की जो है वो ज़रूरत है, और वार को प्रिवेंट करना एक ग्लोबल जो है वो कंसेंस जो है वो बन गया। तो आइडिया जो है था इसका लीग ऑफ नेशंस का, यानी नेशंस ने डिसाइड किया था कि डिप्लोमेट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक वोटिंग के ज़रिए जो है ये फैसला करेंगे कि यानी तमाम जो है वो इसको सिक्योरिटी के लिए, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए इन्होंने किया था। तो इसमें जो है वो रूल ऑफ लॉ था, यानी कानून की जो है हुक्मरानी जो थी, यानी कानून का जो भी कानून था वो इस्टेब्लिश हो। डिसआर्मामेंट, यानी जो डिसआर्मामेंट बोलते हैं जो हथियार यानी कम करना हर मुल्क में, तो इस पर फोकस हो। फॉरेन पुलिस को भी जो है डिसआर्मामेंट की बुनियाद पर जो है वो बनाया जाए। तो इन्हीं आइडियाज़ पर लीग ऑफ नेशंस 1920 में क्रिएट की गई थी कि यानी इन चीज़ों को कम करना, ये इन्होंने जो है वो आइडिया जो है वो बनाया था कि एक तो पब्लिक वोटिंग के ज़रिए ये फैसला होगा, दूसरा रूल ऑफ लॉ इसमें होगा, डिसआर्मामेंट होगा, और फॉरेन पुलिस को भी जो है इसमें डिसआर्मामेंट की बुनियाद पर बनाया जाएगा। तो इन्हीं आइडियाज़ पर लीग ऑफ नेशंस 1920 में क्रिएट की गई थी, कि डेट्स भी याद रखनी है आपने, ठीक है। लेकिन ये लीग जो आइडिया बने थे, लीग्स बनाई थी, ये फेल हो गई थी। कैसे? लीग अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकी थी। क्यों? क्योंकि जो मिलिट्री एग्रेशन है, जैसे जापान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी की तरफ से, इनको जो है वो स्टॉप करने में जो है ये लीग जो थी फेल हो गई थी। इसी वजह से वर्ल्ड वार सेकेंड जो है वो 1939 यानी 1939 से लेकर 1945 में तक जो है वो ये रही थी। स्टार्ट 1939 में हुई थी और इसका एंड जो है वो 1945 में हुआ था सेकेंड वार का। यानी जब पहले ये जो लीग बनाई थी लीग ऑफ नेशंस वो फेल हुई, तो सेकंड वार जो है वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो इसका जो लीग का जो एंड था वो सेकंड वार के दौरान लीग ने अपना जो है वो काम ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। 1946 में ऑफिशियली डिसॉल्व कर दी गई। उसके असेस्ट और फंक्शंस को जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने ले लिया, और जो अब तक जो है वो काम कर रही है। पहले जो है ये लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी, जब ये फेल हो गई थी फिर उसके बाद जो है ये यूनाइटेड नेशंस जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। यानी उसके जो फंक्शंस थे उसको जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने ले लिया था, जो लीग ऑफ नेशंस के फंक्शंस
है। तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद बनाई ताकि वार्स को प्रिवेंट किया जा सके, लेकिन ये फेल हो गई और वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो गई। फिर 1946 में लीग ख़त्म हो गई और उसकी जगह जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने ले ली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी में। अब फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, देखिए इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि हर कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनाता है, ज़ाहिर बात है, ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट और अचीव कर सकें। ये पॉलिसीज़ कुछ डिपेंड करती चीज़ों पर, जैसे सर्कमस्टेंसेस हो गए, हालात वगैरह हो गए, जैसे इकनॉमिक कंडीशंस हो गए, सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए। ठीक है, और मुल्क जो कोई भी मुल्क है जो अपना वही बनाएगा वो ये समझता है कि कौन सा तरीका बेस्ट है अपने इंटरेस्ट हासिल करने का, जैसे कॉपरेशन होगी या स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वगैरह होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज और इंडिया के साथ जो है वो कॉशियस रिलेशंस रखती है, यानी इंडिया के साथ हमारे जो है वो कुछ झगड़े हैं, कुछ तजाद हैं हमारे, लेकिन चाइना के साथ हमारे दोस्ती वाला हाथ है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फॉरेन पॉलिसी में आ जाता है, यानी कि कंट्री की खुद चाहती है, खुद कंट्री को होता है कि उसने कैसी चीज़ों को करना है और कैसे अपने जो है वो मफाद हासिल करनी है, अपनी चीज़ें अचीव करनी है। ठीक है, इसके बाद डिप्लोमेसी आ जाता है। डिप्लोमेसी में क्या होता है, ये डिप्लोमेसी वो प्रोसेस होता है जिसमें मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि इस पे जो है वो इसका जो फोकस होता है वो ये होता है, जैसे स्ट्रक्चर्स पर होता है, इंस्ट्रूमेंट्स पर होता है, चेंजिंग स्कोप वगैरह हो गए, जैसे हमारे पास जो है एम्बेसडर्स हो गए, फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हो गई, इन पर जो है वो इसका फोकस होता है। डायलॉग्स, निगोटिएशंस पर होगी, एग्रीमेंट्स हो गए। आज की जो ज़माने में देखा जाए तो डिप्लोमेसी सिर्फ स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि NGOs आ गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, और इवन कि जो है वो मीडिया भी जो है वो इंटरेक्ट करता है। अब तो जैसे एग्जांपल आपको दें कि जैसे कि क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंसेस है, ट्रेड्स डील्स आ गई, पीस टाक्स आ गई, सब जो है डिप्लोमेसी की जो है ये सारे टूल्स में आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी मैं आपको इसका शॉर्ट भी बताऊं, फॉरेन पॉलिसी एक कंट्री की प्लानिंग स्ट्रेटजी के वो अपने इंटरेस्ट कैसे अचीव करेगी इन डील्स विद अदर स्टेट्स। ठीक है, और डिप्लोमेसी में क्या होता है, वो प्रैक्टिकली प्रोसेस होता है और टूल्स जिनके ज़रिए फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, जैसे टॉक्स, एग्रीमेंट्स, एम्बेसीज वगैरह के ज़रिए। ठीक है, इसके बाद समझ जाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर आ जाते हैं। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, ये ऐसे फॉर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ या एक्टर्स जैसे कि NGOs हो गए, ग्रुप्स वगैरह हो गए, ये इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और ये कॉपरेशन, पीस, ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए जो है वो ये काम करती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे NGOs वगैरह हो गई, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम हो गया। ठीक है, NGOs में क्या होता है, जो NGOs जो ग्लोबल लेवल पर काम करती है, ज़ाहिर बात है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, रेड क्रॉस वगैरह। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन सिस्टम क्या होता है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल फोरम जो है जिसमें लगभग हर कंट्री का जो है वो मेंबर होता है। इसमें पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट के लिए जो है ये काम करती है यूनाइटेड नेशंस, एज़ यू नो दैट। ठीक है, और फिर इसमें जो है वो हमारे पास रीजनल ग्रुपिंग्स भी होती हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस जो एक रीजन के कंट्री को जो है वो यूनाइट करती हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन है, EU जो है शॉर्ट फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म यूरोपियन यूनियन है। यूरोप के जो कंट्रीज़ का जो है वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन हो गया। NATO जो NATO है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। ठीक है, एशियन हो गई, यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो गया। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन हो गए, जिसे SAARC भी बोलते हैं। साउथ एशिया, पाकिस्तान जिसमें इंक्लूड होता है, इंडिया होता है, बांग्लादेश वगैरह होते हैं, ये भी जो है वो रीजनल कॉपरेशन का जो है प्लेटफॉर्म है। यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ कंट्रीज़ मिलकर अपने इश्यूज़ सोल्व करती हैं और कॉपरेशन करती हैं और पीस प्रमोट करती हैं। ये ग्लोबल UN आ गया, जो है वो INGOs आ गया भी हो सकती हैं, और रीजनल जैसे कि EU आ गया, NATO आ गया, एशियन आ गया, SARC भी, ये सारे इसमें जो है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है रेलेवेंट वोकैबुलरी आ जाती है, जैसे कि ये सारे आपने एज अ क्विज़ के हवाले से भी आपने ये करने हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत अच्छे से आपने करनी है। जैसे आप इंग्लिश में करते हैं, वो जैसे वोकैबुलरी भी बोलते हैं, ग्लोसरी भी बोलते हैं, यानी इंग्लिश का इंग्लिश में मीनिंग बताना होता है आपने। एग्रीशन क्या होता है, सीज्ड क्या होता है, डिसआर्मामेंट क्या होता है, डिडक्शन ऑफ वेपन्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो है वो इंग्लिश में मीनिंग बताए हुए हैं, तो आपने ये ध्यान से करने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो चीज़ें याद करने वाली है वो मैं आपसे बताती चलूँ कि जैसे कि आपकी चीज़ें हैं, ये जॉमी पेनेथम ने कौन सा वर्ड था, इंटरनेशनल रिलेशन वर्ड था, किस सेंचुरी में, डिस्ट्रिक्टली डेफिनेशन ऑफ IR क्या है, ब्रॉडर व्यू क्या था, स्टडी ऑफ IR क्या है, यानी स्कोप भी कह सकते हैं इसको, IR का स्कोप जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स ऑफ IR कौन से हैं, कि मैंने जो हाईलाइटेड चीज़ें की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपके पास आ जाता है
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, ये अपने अच्छे से याद रखना है। लीग ऑफ नेशंस जो है वो ये आपने देखनी है, ये आपकी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी ही फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी क्या चीज़ है, ये स्टूडेंट्स आपने इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी देख लेना है। तो ये जो था आपका लेक्चर नंबर 1 तक कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।